अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला लेक्चर हर्सुटिज़म पे था, यानी औरतों के जिस्म और चेहरे पर फालतू बाल। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, इसकी वजह में आपने एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बात की है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, मेहरबानी करें एक लेक्चर इस पे भी बना दें। तो आज मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है। इसे हम PCOS भी कहते हैं, यानी P से पोली है, C से सिस्टिक है, O से ओवेरियन है और S से सिंड्रोम है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को समझने के लिए सबसे पहले आपको लबलबे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लबलबे को मेडिकल लैंग्वेज में, हमारी ज़ुबान में डॉक्टर्स की पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास का काम होता है इंसुलिन पैदा करना, और इंसुलिन का काम ये होता है कि वो जो खून के अंदर शुगर होती है, जो मीठा होता है खून में मौजूद, उसको वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ सेल्स के अंदर, हमारी जो बॉडी है ना, ये सारी सेल्स से बनी हुई है और सारे सेल्स मिल के काम करते हैं तो हमारी बॉडी काम करती है। तो ये जो इंसुलिन होती है, ये खून में मौजूद शुगर को, जो खून के सेल्स जैसे खुलिये कहते हैं उर्दू में, उनके अंदर लेके जाने में मदद करती है। और यही जो शुगर होती है, यानी जो खून के अंदर होती है, ये जब खुलियों में जाती है तो ये उन खुलियों को एनर्जी देती है, ताकत देती है, पावर देती है, जिसकी वजह से ये खुलिये फिर सही तरीके से काम कर पाते हैं। अगर हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, यानी हमारे जो खुलिये हैं वो इंसुलिन को मानने से इनकार करना शुरू कर दें और उनकी मदद से जो खून के अंदर शुगर है वो जिस्म के खुलियों में दाखिल होना कम हो जाए, तो फिर लबलबा जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन पैदा करता है। उसके ज़्यादा इंसुलिन पैदा करने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि जिस्म के खुलियों को शुगर या ग्लूकोज मिल सके। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, यानी PCOS, ये एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे गदूदों का सिस्टम। हमारे जिस्म में जितने भी गदूद हैं, जैसे गले में गदूद है, थायराइड है, इसी तरह जिस्म में और गदूद हैं, उन सारे गदूदों का जो सिस्टम होता है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये एंडोक्राइन सिस्टम का जो ख़वातीन में जो कि बच्चा पैदा करने की उम्र में होती हैं, उनमें अगर ये सही काम करना कम कर दे तो PCOS हो जाता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो ख़वातीन जिनको PCOS होता है, उनके अंदर जब हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो उसमें जो उनकी ओवरीज़ यानी कि अंडेदानियाँ जो होती हैं, उनके अंदर हमें पानी की भरी हुई छोटी छोटी सी थैलियाँ नज़र आती हैं, जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं। मैंने बच्चेदानी लगाई है और उसके एक साइड पे अंडेदानी है। दो अंडेदानियाँ होती हैं, एक औरत के अंदर और एक बच्चेदानी होती है। और अंडेदानी को मैंने थोड़ा सा फोकस किया है और उसमें आपको ये मुख्तलिफ़ रंग के अंडे और फॉलिकल्स नज़र आ रहे होंगे। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे, तो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं छोटे छोटे से पानी के भरे हुए ये गोल गोल से दायरे जो कि पानी से भरे होते हैं। तो इनको ये सिस्ट्स होती हैं, पानी की थैलियाँ इन्हें कहते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलामात क्या होती हैं? इसके अलामात में सबसे पहले तो ये है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। ख़वातीन को हर महीने पीरियड्स आने होते हैं, लेकिन इस मसले में ये जो पीरियड्स होते हैं ये इर्रेगुलर हो जाते हैं। अब जो इर्रेगुलर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इर्रेगुलर में ये है कि अगर आपके पीरियड्स 25 से 28 दिनों के दरमियान आते थे तो वो लंबा होना शुरू हो जाता है, वो 35 दिनों तक चले जाते हैं। या आपको एक साल में 8 दफ़ा से कम पीरियड्स आते हैं, या 4 महीने मुसलसल या उससे ज़्यादा, यानी 4 महीने से भी ज़्यादा आपको पीरियड्स नहीं आते। और या ऐसे होता है कि आपको पीरियड्स आ तो रहे हैं लेकिन वो लंबे अरसे के लिए चल पड़े, वो जो 5 6 7 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि चलते ही जा रहे हैं। और जो ब्लीडिंग उनमें हो रही है वो या तो बहुत कम है और या ही बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो मेल हार्मोन होते हैं, जिनका हमने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया, जो कि एंड्रोजन्स होते हैं, ये ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इनके ज़्यादा होने की वजह से वही अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो अमूमी तौर पे मर्दों में होती हैं। जो औरतों का करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, मर्दों का करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि
हमने पहले बात की कि हर्सोटिज़म यानी आपके जिस्म और चेहरे पर फालतू बाल, उसके अलावा एक्नी हो जाता है, चेहरे के ऊपर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और मेल टाइप जो बाल्डनेस होती है, यानी जैसे मर्दों के बाल गिरते हैं कि साइडों से होते हैं और ऊपर से टॉप से और सामने से गिरना शुरू हो जाते हैं, उस तरह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। वजूहात क्या होती हैं इसकी? इसकी वजूहात में है इंसुलिन की ज़्यादती, जो मैंने पहले आपको बताया कि लबलबा जब इंसुलिन को ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और जो लबलबा इंसुलिन पैदा करता है वो इंसुलिन जो खून के खुलियों में ग्लूकोज जो उसने या शुगर लेके जानी होती है वो सही तरीके से लेके जा नहीं पाती, तो लबलबा ज़्यादा इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ उसके जो एंड्रोजन है, जो मर्दाना हार्मोन होते हैं, वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो ओवरीज़ हैं वो अंडा पैदा नहीं कर पाती और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा रिसर्चर्स कहते हैं कि लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, यानी ये इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन क्या होती है? इन्फ्लामेशन आपके जो खून है, उसमें हमने एक लेक्चर में ज़िक्र किया था कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, सफ़ेद रंग के खून के खुलिए, जिनका काम ये होता है कि उन्होंने जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होना होता है, कोई बीमारी बॉडी में दाखिल होती है, तो उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, और जब उसके ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं ना, तो वो उस पूरे प्रोसेस को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। वो जो रिस्पॉन्स उनका होता है उन खुलियों का, उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। और जो ख़वातीन, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जिन ख़वातीन में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उनके अंदर ये जो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन यानी हल्की हल्की सी इन्फ्लामेशन, यानी आपके सफ़ेद रंग के खून के खुलिए थोड़ा थोड़ा सा आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन के साथ फ़ाइट करते ही रहते हैं, और वो मुसलसल होती रहती है, जिसकी वजह से आपके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ पैदा हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपके मर्दाना जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर वो अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनका अभी हमने इससे पहले ज़िक्र किया। उसके अलावा अगर आपके ख़ानदान में है, अगर आपकी सिस्टर को है, आपकी मदर को था, या आपकी सिस्टर को था, कोई हिस्ट्री है कि पहले उनको था और उन्होंने इलाज करवाया, या अभी भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको भी हो सकता है। इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, पेचीदगियाँ क्या होती हैं? अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, मोटी मोटी सी। और जो टाइप 1 होती है ये अमूमी तौर पर यंग लोगों को होती है, जिनका लबलबा शुरू से ही काम नहीं कर रहा होता, पैदाइशी उनको ये मसला होता है, और उसकी वजह से इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती, तो उनमें अगर और जो टाइप 2 है वो ये होती है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई और उसके बाद आपका लबलबा आहिस्ता आहिस्ता काम कम करना शुरू हो गया, और उसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर आपको PCOS हैं तो आपके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको PCOS है तो आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहना शुरू हो सकता है, और उसके साथ साथ आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड जो हैं वो भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें जो हमें बेसिक जो पैरामीटर्स जिनको हम ज़्यादा देखते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और लो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं, HDL इस कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अमूमी तौर पे आम लोग इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ये हमारे जिस्म में ज़्यादा होना चाहिए, HDL हमारे जिस्म में ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ये कम होना शुरू हो जाता है और हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो ये इसकी एक वजह जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, यानी उसकी वजह से ये पेचीदगी पैदा हो जाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो एक बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स का मजमुआ है, क्लस्टर है, और उसमें होता ये है कि आपको डायबिटीज़ यानी शुगर भी हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, आपका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस सारे के मजमूए को हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और जिस बंदे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे होता है कि उसको किसी भी वक्त दिल की कोई भी बीमारी हो सकती है, और इसलिए
ये जो PCOS हैं अगर आपको हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी आपके जिगर का जो इन्फ्लामेशन है वो हो जाती है आपके जिगर के ऊपर चर्बी के इकट्ठे हो जाने की वजह से। नॉन अल्कोहलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जिगर की जो इन्फ्लामेशन होती है वो अमूमी तौर पे उन लोगों को होती है जो अल्कोहल यानी शराब नोशी वगैरह करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी हो जाती है जिनके जिगर पे चर्बी ज़्यादा हो जाए और उनका ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चर्बी ज़्यादा जो होना है ये अमूमी तौर पे इसको फैटी लिवर, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि आपका तो लिवर फैटी है, उसके ऊपर फैट है जमा हुआ, तो यानी चर्बी ज़्यादा हुई हुई है। तो वो होने से वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है इसकी PCOS की। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो वो भी आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर आप PCOS के मरीज़ हैं तो आपके बच्चा पैदा करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। रात को स्लीप एपनिया, रात को आप सो नहीं पाते और डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो जाती है आपको, परेशानी, वो जो हमने पहले बात की थी कि ज़ाहिर है इस तरह का कोई भी मसला हो, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, बल्कि इससे हट के भी जिस्म में कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे इंसान डिप्रेस भी हो जाता है और उसको उसकी परेशानी लाहक होने की वजह से वो एंग्जाइटी भी होती रहती है उसकी। इसके अलावा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, आपकी जो यूट्रस से जो हर महीने आपको ब्लीडिंग होनी होती है उससे हट के भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, माहवारी के अलावा भी ब्लीडिंग हो सकती है। और बाज़ औक़ात जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लीडिंग कंटिन्यूस भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कैंसर हो सकता है यूट्राइन लाइनिंग का। यूट्राइन लाइनिंग, ये आपके सामने यूट्रस की मैंने तस्वीर लगाई हुई है, इसके बिल्कुल दरमियान में जो लाइन आ रही है वो है यूट्रस की लाइनिंग, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो एंडोमेट्रियम होती है ये हाई लेवल होते हैं जब ईस्ट्रोजन के, यानी जब PCOS होता है तो लेवल और ईस्ट्रोजन के जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से इसकी जो मोटाई होती है ना वो अल्ट्रासाउंड पे जब हम करके देखते हैं तो अमूमी तौर पे 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। लेकिन अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा रहता है PCOS की वजह से तो उसकी जो मोटाई होती है एंडोमेट्रियम की, यानी जो अंदर की लाइनिंग होती है, वो मोटाई ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। वो 8 मिलीमीटर से ज़्यादा होती जाती है और वो बाज़ लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मैंने देखे हैं 30 मिलीमीटर्स तक भी पेशेंट्स जिनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। तो ऐसी सूरत में वो आपको कैंसर की तरफ, इन हिस्से का जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है उसकी तरफ ले जा सकती हैं। उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी जब आप हामला हैं तो आपको शुगर हो सकती है और प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर तेज़ रहना शुरू हो सकता है अगर आप उससे पहले PCOS की पेशेंट थी। टेस्ट इसके लिए हम कौन से कराते हैं? ब्लड टेस्ट करवाते हैं जो कि आपके बहुत से हार्मोन्स को चेक करने के लिए, उन ब्लड टेस्ट में वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो लिस्ट है हार्मोन्स की जो हम करवाते हैं देखने के लिए कि आया उनकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही। उसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल भी करवाते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी करवाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्लिकेशन है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो आपके ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाते हैं। ये देखने के लिए होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी कितनी है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप हो चुकी। और इसका तरीकाकार ये होता है कि 2 तरह से आपकी शुगर चेक होती है। एक तो आपको खाली मैदा शुगर चेक करवानी होती है और उसके बाद एक आपको ड्रिंक देते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज डाली होती है, एक मखसूस मिकदार होती है ग्लूकोज की, और वो देने के 2 घंटे के बाद आपका ये टेस्ट दोबारा से होता है और ये होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके जिस्म में जो लबलबा है वो इंसुलिन कितनी पैदा कर रहा है और उस इंसुलिन से आपकी बॉडी रेजिस्टेंट तो नहीं है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया शुरू में कि अल्ट्रासाउंड पे हमें ओवरीज़ जो हैं उनकी जो हमें नज़र आती हैं वो उसके अंदर छोटी छोटी सी पानी की काफ़ी सारी थैलियाँ नज़र आती हैं। और उसके अलावा हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग को भी देखते हैं कि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो रही, यानी अल्लाह ना करे आप कहीं एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे। अल्ट्रासाउंड के बारे में तो आजकल सबको ही पता है कि ये तकलीफ़ दे अमल नहीं होता। ये इसमें एक प्रोब होती है अल्ट्रासाउंड की जिसके ऊपर हम जेल लगा के
पेशेंट के पेट के ऊपर फेरते हैं, उसमें से आवाज़ निकलती है जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और वो जो आवाज़ होती है वो जब जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से के साथ टकरा के वापस उस प्रोब की तरफ आती है तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इमेज बनता है उस चीज़ का, जिसे देख के रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपके अंदर जो चीज़ वो देख रहे हैं आया वो दुरुस्त है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। उसमें हमें ओवरीज़ के अंदर पानी की छोटी छोटी सी थैलियाँ नज़र आती हैं, और दूसरा हमने आपकी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है अंदर से बच्चेदानी के अंदरूनी जो तय होती है उसको हमने देखना होता है, कहीं वो ज़्यादा मोटी तो नहीं हो रही, कहीं आप कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे। ट्रीटमेंट इसका जो फोकस करता है, यानी इसका जो इलाज होता है, उसमें हम ये देखते हैं हर बंदे को इसकी वजह से, PCOS की वजह से मुख्तलिफ़ अलामात आती हैं, और ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से भी होता है। तो जो मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं जिसके लिए मरीज़ आता है, फॉर से लेट्स से कि हमारे पास पेशेंट आया है इनफर्टिलिटी के साथ, यानी उसकी शादी हुई है और उसकी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं और उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो फिर हम उसका इनफर्टिलिटी का ट्रीट करेंगे और उसके साथ ही हम उसका PCOS का भी करेंगे, ताकि उसका अगर PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी है तो वो उसका मसला हल हो जाए। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स हर्सोटिज़म के साथ आते हैं, यानी उनके जिस्म और चेहरे पे फालतू बाल होते हैं, उसके लिए आते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और साथ ही PCOS को भी देखते हैं कि अगर वो है तो उसका भी इलाज किया जाए। एक्ने के लिए आते हैं और ओबेसिटी यानी मोटापे के लिए आते हैं। इन चारों चीज़ों के साथ जब हमारे पास पेशेंट इनमें से किसी के साथ भी आता है तो फिर हमारा जो फोकस होता है वो उनके कंसर्न्स के ऊपर होता है कि पेशेंट के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, कि अगर वो ओबेसिटी की वजह से परेशान है यानी मोटापे की वजह से परेशान है तो फिर हम उसके मोटापे को एड्रेस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट देते हैं उसे, और साथ हम PCOS को देखते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना चाहिए वो है कि आपने वेट लॉस की तरफ चलना है, आपने अपने वज़न को कम करना है। वज़न कम करने के लिए आपने लो कैलोरी डाइट लेनी है, यानी जहाँ पे आपको ज़्यादा कैलोरीज़ खाने की आदत पड़ी हुई है वहाँ पे आपने उस आदत से छुटकारा पाना है और आपने लो कैलोरीज़ वाली डाइट लेनी है। और उसके साथ आपने खुराक कम करने के साथ, लो कैलोरी डाइट के साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है, और एक्सरसाइज भी लाइट एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सर्शन हो और आपके जिस्म के ऊपर जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाए। आप ये समझ लें कि अगर आप 5% भी अपने बॉडी वेट का, यानी अगर आप 100 किलो के हैं और आप 5 किलो कम कर लें, 95 kg भी आपका वेट हो जाए, तो उससे भी आपकी PCOS की कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है बड़ी तेज़ी के साथ। अच्छा जी, डाइट के बारे में बात करते हैं। तो डाइट में आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, अगर आपको PCOS है तो आपने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेनी, क्योंकि उससे इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपने लो कार्बोहाइड्रेट लेनी है, और उसमें कोशिश करें कि आप बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स को बंद ना कर दें। बहुत से लोग होते हैं वो सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि बस जी अब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही नहीं है। इस तरह नहीं करना। आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिनके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा आपके जो खुराक है उसके अंदर फ़ाइबर होगा उतना ही वो आहिस्ता हज़म होगा, और उतना ही आहिस्ता आपके जो शुगर के लेवल खून के अंदर होंगे वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने लो कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिनमें फ़ाइबर हाई हो। और इनके अंदर चीज़ें कौन कौन सी होती हैं हाई फाइबर वाली? हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स में मुकम्मल अनाज की बनी रोटी, दलिया, गंदम का पास्ता, जौ, ब्राउन चावल और फलियां जितनी भी हैं, बीन्स जितने भी होते हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपने नहीं लेने। वो उनमें सोडा है, जितने भी आप ये ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, फलों का रस है, वो आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना, थोड़ा बहुत लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, यानी फलों का जूस जो होता है। और केक आपने नहीं लेना, कैंडी नहीं लेनी, आइसक्रीम नहीं लेनी, पाई नहीं लेनी, कुकीज़ और डोनट्स वगैरह जितनी भी बेकरी के आइटम्स हैं वो सारी आपने बंद कर देनी है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। इनको सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करना है आपने इन चीज़ों को। उसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा कि आपने मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है।
और आपने एक्टिव रहना है। अगर आप सारा दिन बैठे ही रहते हैं तो आपने बैठे नहीं रहना, आपने अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, वर्जिश करनी है, वॉक करनी है। अगर आप डेली 1 घंटा वॉक कर लें और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लें तो ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करती है, आपकी पीसीओएस को ये कंट्रोल करती है और आपके वेट को भी अंडर कंट्रोल रखती है।